नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से लाइब्रेरी अड्डा चैनल पे। दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि टेक्निकल ग्लिच के कारण पहला वीडियो बीच में ही रुक गया, तो हम दूसरा वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन नीड, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। संग्रह परीक्षण की आवश्यकता, उद्देश्य एवं लाभों को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है कि हम पूरे साल में बुक का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेते हैं, इश्यू रिटर्न करते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता कौन सी बुक हमारे पास है, कौन सी रिटर्न की नहीं की। कई बार गलती से कोई बुक खो जाती है, या फिर क्या होता है कि बुक्स फट जाती है। इनका पता कैसे लगेगा हमें? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसकी आवश्यकता होती है। तो नीड फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? संग्रह में पुस्तकों की उपलब्धता की पुष्टि। मतलब जो हमारे पास स्टॉक है, संग्रह है, उसमें पुस्तक की उपलब्धता की पुष्टि, मतलब हमारे पास ये बुक है कि नहीं है, इसकी पूरी पुष्टि की जाती है। दूसरी, गुम या क्षतिग्रस्त पुस्तकों की पहचान। जो बुक्स खो गई हैं या डैमेज हो गई हैं, उनकी पहचान करना भी हमारा मेन उद्देश्य होता है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स। संग्रह को अद्यतन और व्यवस्थित करना। जो कलेक्शन है हमारा, उसको अपडेट और अरेंज सिस्टमेटिक करने की का उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है पुस्तकालय संसाधनों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना। जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं उनको और अच्छे तरीके से मैनेज करना। ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे? उपयोगकर्ता के लिए सटीक सूची उपलब्ध कराना। मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें पता रहेगा कौन सी बुक खो गई है, कौन सी डैमेज्ड हो गई है, कुछ यूज करने लायक है कि नहीं है अभी। तो उसके बाद क्या होता है कि हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, जिससे जो यूज़ करने वाली होती हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं, तो यूज़र को जो हम यूज़ कर सकते हैं उसकी लिस्ट मिल जाती है। दूसरी, पुस्तकालय की कार्यक्षमता में सुधार। जो लाइब्रेरी है उसके वर्क एफिशिएंसी में क्या होता है, सुधार होता है इससे। ठीक है। इम्प्रूव लाइब्रेरी इफिशियंसी। अब नोवा क्वेश्चन है, प्रबंधन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? पहला तो क्या है कि जैसे कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। इसके एलिमेंट POSDCORB। पोस्ट कोर्ब किसने दिया? लूथर गुलिक और लिंडल उर्वरिक ने। कब दिया? 1937 में। पी का मतलब है प्लानिंग। मतलब पहले कोई काम करना है तो उसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बाद में क्या होगा उसके? ओ। ओ मतलब ऑर्गेनाइज। तो मतलब क्या है, जो काम हमने किया है, जो प्लानिंग की है हमने काम करने की, उसको ऑर्गेनाइज करना है। फिर ऐसे मतलब स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है, सॉरी, कितने लोग इसमें लगेंगे, और जो लोग इसमें लगेंगे तो उनको कैसे मतलब क्या क्या काम देना है किसी कार्य को करने के लिए, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आती है। फिर उनको डायरेक्ट करना है, डायरेक्टिंग। मतलब उनको निर्देशित करना कि क्या क्या काम करना है। ठीक है। कैसे कैसे करना है। POSD हो गया। फिर CO मतलब कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय। अब हमने अलग अलग लोगों को बुलाया, उनके अंदर समन्वय स्थापित हो, या फिर अलग अलग सेक्शन है तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आराम बातचीत करके अच्छे से समन्वय स्थापित करके कार्य करें, तो उसको कार्य कुशलता पूर्वक किया जा सकता है कार्य को। S के बाद में क्या हो गया? COD और CO हो गया। अब R मतलब रिपोर्टिंग। अब एक इंसान होगा जो सुपरवाइज करता रहेगा, हमेशा सुपरवाइज करेगा और क्या करेगा, रिपोर्ट बनाता रहेगा कि समय समय पे रिपोर्ट बनाएगा, डेली बेसिस पे, या हर 2-4 दिन 5 दिन जैसे डिसाइड करो कि भाई इसमें रिपोर्टिंग करता रहेगा कि भाई इतना काम हो गया, हमने ये डिसाइड किया था इतने दिन में करने के लिए और इसमें इतना हुआ है अभी तक। और उसके बाद क्या है, आखिरी क्या है? COR और बी मतलब बजटिंग। और इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, इसका अनुमान लगाना ही क्या है, मैनेजमेंट है। तो जैसे कि तो मैनेजमेंट क्या होता है? एक तो गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब लक्ष्य उन्मुख होता है, संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित। इसका एक ही मैनेजमेंट का एक ही उद्देश्य होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल किया जाए, अचीव किया जाए, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जाए। दूसरा, डायनेमिक। डायनेमिक यानी गतिशीलता, बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूल।
मतलब अडेप्ट द चेंजिंग इन्वायरमेंट। वो जैसे जैसे कि अब आवश्यकता होती है समय के अनुसार मैनेजमेंट को, वैसे वैसे ये क्या कर मैनेजमेंट अपने आप को बदलता रहता है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तत्पर कार्य करता रहता है। आगे है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब निरंतर प्रक्रिया। यह एक सतत चलने वाली गतिविधि है। इट इज़ एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक हमेशा चलने वाली गतिविधि है, ऐसे नहीं कि अभी रुक जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि अब आगे है, सेक्शन सी में आ गए हम। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है? डील्स विद डे टू डे ऑपरेशंस लाइक बुक एक्विजिशन, सर्कुलेशन एंड स्टाफ मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है कि जो यूजर से सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, और ऑपरेशंस या मतलब कहे हुए कार्य को अंजाम देते हैं। जैसे कि बुक का अर्जन करना, एक्विजिशन करना, सर्कुलेशन मतलब इश्यू रिटर्न करना बुक्स का, बुक का आदान प्रदान करना, और स्टाफ मैनेजमेंट करना। ये सारे काम लाइब्रेरी मैनेजमेंट के हैं। लेकिन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? इन्वॉल्व्स इन पॉलिसी मेकिंग। क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है, नियमावली बनाता है, बजटिंग, बजट पास करता है, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लाइब्रेरी के गोल्स को फुलफिल करने के लिए एक प्लानिंग तैयार करता है। पुस्तकालय प्रबंधन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट और लाइब्रेरी प्रशासन, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तकालय संचालन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो चाहे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पक्ष हैं लाइब्रेरी के। हालांकि दोनों का उद्देश्य पुस्तकालय सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना होता है, फिर भी दोनों कार्यप्रणाली, रणनीति और जिम्मेदारियों के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब बल्कि क्या नाम है, चाहे लाइब्रेरी सर्विसेज हो, चाहे नहीं, चाहे लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो, चाहे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन दोनों का एम तो एक ही है कि लाइब्रेरी सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड किया जाए यूज़र को। लेकिन फिर भी इनके अंदर कार्यों में डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब जैसे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुस्तकालय प्रशासन नीति निर्धारण, वित्तीय नियोजन और संसाधन में समुचित प्रबंधन से संबंधित होता है। यह पुस्तकालय की लंबी अवधि की योजनाओं, बजट आवंटन और संगठनात्मक ढांचे को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य क्या हैं? पुस्तकालयों की नीतियों के नियमों का निर्माण, बजट और वित्तीय प्रबंधन। अगला क्या? पुस्तकालय सेवाओं का दीर्घकालिक नियोजन, स्टाफ की भर्ती और प्रशिक्षण, मतलब लाइब्रेरी मतलब स्टाफ का रिक्रूटमेंट और उनकी ट्रेनिंग कराना, कानूनी एवं नीतिगत अनुपालना सुनिश्चित करना। ठीक है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद पॉलिसी मेकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, बजटिंग, स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। ऐसे ही सेकंड है पुस्तकालय प्रबंधन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। पुस्तकालय प्रबंधन का कार्य दैनिक गतिविधियों, सेवाओं और संसाधनों में कुशल संचालन पर केंद्रित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालय का उपयोगकर्ता सेवाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का यही काम होता है कि दैनिक कार्य करे, सेवाएं प्रदान करे और कुशल संचालन करे लाइब्रेरी की सेवाओं का। और क्या है कि ये चाहता है कि जो उपयोग करता है वो सेवाओं का अधिकतम लाभ उठा सके। मेन कार्य क्या है इसके, मुख्य कार्य क्या है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के? पुस्तकालय की दिन प्रतिदिन गतिविधियों का संचालन करना, पुस्तकालय संग्रह का रखरखाव और वर्गीकरण, उपयोगकर्ता सहायता और सेवाओं का प्रबंधन, स्टाफ के कार्यों का पर्यवेक्षण, पाठकों की ज़रूरतों के अनुसार सेवाओं में सुधार। ये सारी चीज़ें क्या हैं? लाइब्रेरी मैनेजमेंट के जो कार्य हैं वो। लाइब्रेरी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द डेली एक्टिविटीज़, क्या है? ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज ऑफ द लाइब्रेरी। इट इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग, कलेक्शन, मेंटेनेंस, यूजर सपोर्ट एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ ड्यूटीज़। इनके अंदर टेबुलर फॉर्म में मैंने थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए आपके लिए क्या किया है कि टेबल के फॉर्म में भी मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। तो देखो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है।
पहला है डेफिनेशन का ही देख लो, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुस्तकालय प्रशासन, नीति निर्माण और संसाधनों का नियोजन। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट यानी पुस्तकालय प्रबंधन क्या करता है, सेवाओं और संचालन का प्रबंधन। दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसका, क्या है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारण यानी लॉन्ग टर्म एम या गोल को डिसाइड निर्धारण करना। वैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट है तत्कालिक सेवाओं का कुशल संचालन, जो डे टू डे कार्य होते हैं प्रतिदिन के, उनको करने के लिए, इसको तत्कालिक सेवाओं का कुशल संचालन करने के लिए। प्रमुख कार्य क्या है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का, बजटिंग, नीति निर्माण, स्टाफ नियुक्ति, मतलब बजट बनाना, पॉलिसी बनाना और स्टाफ्स की नियुक्ति करना, रिक्रूटमेंट करना। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट का काम है संग्रह प्रबंधन, मतलब जो स्टॉक है उसका मैनेजमेंट, सेवा वितरण मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, पाठकों की सहायता मतलब जो भी यूज़र आया है, लाइब्रेरी यूज़र है, उनकी हेल्प करना। जिम्मेदार व्यक्ति क्या है, पुस्तकालय निदेशक या वरिष्ठ प्रशासक। इसका क्या होता है, जो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका लाइब्रेरी डायरेक्टर होगा या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर होगा। और बल्कि इसका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का हेड कौन होता है, लाइब्रेरियन या असिस्टेंट स्टाफ। अब देखो ये हो गया लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन और लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस। ये बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत चांस है इसके, और आप कर सकते हो इसको। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेशन रजिस्टर एंड डिस्कशन इट्स कॉलम एंड देयर यूटिलिटीज। अब इसके अंदर क्या है, परिग्रहण पंजिका के महत्व को बताइए एवं इसके विभिन्न स्तंभों का उपयोगिता की चर्चा कीजिए। इम्पोर्टेंस क्या है, कीप्स ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ए लाइब्रेरी ऑल लाइब्रेरी बुक्स, मतलब जो भी जिस दिन हम चेक करेंगे एक्सेशन रजिस्टर को, उसके अंदर सारी पुस्तकों का विवरण होगा जो पहले दिन से उसके अंदर ली गई है, चाहे वो उसके अंदर ली हो, उसके बाद में उसको बुक को राइट ऑफ कर दिया हो, लेकिन उसका विवरण उसके अंदर ज़रूर होगा एक्सेशन रजिस्टर के अंदर। परिग्रहण पंजिका का परिचय, ये परिग्रहण पंजिका मैंने आपको फोटो के अंदर पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, जब 2020 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था, उसके अंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिग्रहण पंजिका एक्सेशन रजिस्टर पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली प्राप्त होने वाली प्रत्येक पुस्तक का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। यह पुस्तकों के आगमन, उनकी पहचान, मूल्य और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करने एवं एक व्यवस्थित साधन है। एन एक्सेशन रजिस्टर इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ एवरी बुक रिसीव्ड इन द लाइब्रेरी। क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जो भी बुक लाइब्रेरी के अंदर आई है उसका रख रखाव के रिगार्डिंग। इट सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स डिटेल्स सच एज एक्विजिशन, आइडेंटिफिकेशन, प्राइज एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब परिग्रहण पंजिका का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेशन रजिस्टर। पहला है लीगल एविडेंस, यह पुस्तकालय के स्वामित्व का कानूनी प्रमाण है कि कोई बोले कि ये बुक तुम्हारी है, ये बुक तुम्हारी नहीं है, ये तो मेरी बुक है, तो उसके अंदर आप जाके क्या देखेंगे कि भाई जो भी एक्सेशन रजिस्टर है उसके अंदर एंट्री की हुई है, देख लो भाई हमने ये रिकॉर्ड कर रखा है, ये हमारी बुक है, ये पहले से रिकॉर्डेड है, इसके अंदर बीच में हमने इंसर्ट नहीं किया है ये नाम, ठीक है। दूसरा होता है संग्रह प्रबंधन, कलेक्शन मैनेजमेंट। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पुस्तक दो बार न खरीदी जाए। इसको हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी बुक हमारे पास है, कौन सी नहीं है, तो कौन सी बुक खरीदी जा सकती है और कौन सी हमारे पास पहले से अवेलेबल है। दूसरा है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, लेखा पारदर्शिता। यह बजट और व्यय की पारदर्शिता बनाए रखने में सहायक होता है। अगला है बुक आइडेंटिफिकेशन, पुस्तकों की पहचान। प्रत्येक पुस्तक को एक विशिष्ट परिग्रहण संख्या मिलती है जो भविष्य में उसकी पहचान में मदद करती है। कि भाई देखो एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री किया तो जिस नंबर पे वो बुक आई वो उसका एक्सेशन नंबर हो जाएगा। एक्सेशन नंबर यानी परिग्रहण संख्या हो गई।
तो ये उस जब तक अब उस लाइब्रेरी के अंदर हमेशा के लिए किसी पुस्तक को जो नंबर दिया गया वो उसके हमेशा के लिए वो बुक नंबर रहेगा, रिजर्व्ड उसके लिए। ठीक है। आगे है ऑडिट असिस्टेंस। यह पुस्तकालय लेखा परीक्षा लाइब्रेरी ऑडिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इट सर्व्स एज लीगल प्रूफ ऑफ लाइब्रेरी ओनरशिप, prevents duplicate purchases, ensures financial transparency, helps in book identification and assists in library audit। ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। मेन कॉलम्स ऑफ एक्सेशन रजिस्टर, मेन कॉलम कौन से हैं? एक्सेशन नंबर, बुक टाइटल, ऑथर नेम, पब्लिशर, डेट ऑफ एक्विजिशन, सोर्स, प्राइस एंड क्लासिफिकेशन नंबर। दीज हेल्प इन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग एंड कलेक्शन मैनेजमेंट। में एक बार आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ उसकी। देखिए देखिए आप एक बार यहाँ पे ये होता है, पहला कॉलम है डेट का, दूसरा है एक्सेशन नंबर का, तीसरा है ऑथर का, मतलब जो बुक है उसका लेखक कौन है उसके बारे में, फिर पुस्तक का नाम या नेम ऑफ बुक या टाइटल उसका, फिर जो जिसने पब्लिश की है उस बुक को उसका नाम यहाँ पे आएगा, पब्लिशर कौन है बुक का, कब की पब्लिकेशन है उसकी डेट यहाँ पे आएगी। सातवां कॉलम है जिसके अंदर बुक का पेज क्या है ये लिखना है। आठवां है सोर्स एंड नेम ऑफ सप्लायर विद एड्रेस, जो नेम है सप्लायर का उसका एड्रेस के साथ यहाँ पे नाम लिखना है। अगला है फिर डेट, डेट क्या है कि मतलब तारीख यहाँ पे लिखनी है कि भाई किस डेट को आपके पास आया बिल, और बिल नंबर क्या है उसका, फिर वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटी में आपने मंगवाई है, खंड कितने हैं, और रेट क्या है इसकी। 12वें नंबर पे रेट पे चर्चा की है, और आगे मैं करके दिखाऊं तो आगे क्या है, फिर कॉस्ट आ गई यहाँ पे, फिर कॉल नंबर यानी क्लास नंबर, कॉल नंबर और क्लास नंबर जो हम वर्गीकरण पत्ती हमारी लाइब्रेरी के अंदर हम यूज कर रहे हैं उसके अनुसार उस बुक का क्या क्लासिफिकेशन नंबर या कॉल नंबर बनता है वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे साइन होंगे और यहाँ पे रिमार्क कुछ लिखने हो तो ये कॉलम्स होते हैं। इन सबको इन सब का तुम्हें क्या करना है, ये सारे नाम तुम्हें याद होने चाहिए, और अगर ये तुम्हें याद हैं तो आप लोग इनको लिख सकते हैं, एक बार दो बार रीडिंग मारो आपको याद हो जाएंगे। ये कम से कम 14 तक जो हैं ये तो तुम्हें याद होने ही चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं फिर से पीपीटी पे। अब देखो पहले क्या है, एक्सेशन नंबर प्रत्येक पुस्तक की विशिष्ट पहचान करता है एक्सेशन नंबर। दूसरा है टाइटल ऑफ बुक, टाइटल ऑफ बुक क्या है, पुस्तक की पहचान और वर्गीकरण के लिए। अब लेखक का नाम, ऑथर नेम किस काम आता है, ऑथर के आधार पर पुस्तक खोजने में सहायता मिलती है। प्रकाशक और पब्लिशर, प्रकाशक और संस्करण यानी प्रकाशन की प्रमाणिकता जानने के लिए। डेट ऑफ एक्विजिशन पुस्तक के आगमन की तारीख जब हमें पुस्तक प्राप्त हुई। सोर्स यानी दान, खरीद या अन्य स्रोत से जानकारी, मतलब बुक हमें कैसे मिली है, गिफ्ट में मिली है या हमने खरीदी है या और कोई
सोर्स है जिससे मिली हमें या प्राप्त हुई है हमारे लाइब्रेरी में। अगला है प्राइज। बजट प्रबंधन और वित्तीय रिकॉर्ड के लिए उसकी प्राइस लिखनी आवश्यक है। उसके बाद में है अगला है क्लासिफिकेशन नंबर, वर्गीकरण संख्या। पुस्तकों को उचित स्थान पर रखने के लिए ये आवश्यक है कि क्या उसका क्लासिफिकेशन नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम इन डिटेल व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। देखो, क्या नेवार्क निर्गम आगमन प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये 14 नंबर का क्वेश्चन था शायद। तो ये कब आया? 20वीं सेंचुरी में आया था ये। चलो ठीक है, आगे हम चलते हैं। प्रोसेस क्या है? ईच बुक हैज़ ए बुक कार्ड। पहली बात, हर पुस्तक के पास उसका कार्ड होगा। द बोरोवर नेम इज रिटन ऑन इट। जो बोरोवर कार्ड है उस पर बोरोवर का नाम होगा। द लाइब्रेरियन कीप्स द बुक कार्ड एंड प्लेस इट इन ट्रे। ये भी हमने पढ़ लिया था। अपॉन रिटर्न द बुक कार्ड इज प्लेस्ड बैक इन द बुक पॉकेट। चलो अब मैं आपको ये समझाता हूँ क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ नेवार्क सिस्टम। नेवार्क चार्जिंग सिस्टम क्या है? पुस्तकालय में पुस्तकों के निर्गम, इश्यू और आगमन, रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए एक पारंपरिक विधि है। यह प्रणाली 1900 के दशक की शुरुआत में विकसित की गई थी और विशेष रूप से सार्वजनिक और शैक्षणिक पुस्तकालय में उपयोग की जाती थी। नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता था? पब्लिक एंड एकेडमिक लाइब्रेरीज में। द चार्जिंग सिस्टम इज अ ट्रेडिशनल मेथड of recording and issue and return of books in libraries. It was developed in the early 1900s and was widely used in public and academic libraries. अब देखो, नेवार्क प्रणाली की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ नेवार्क सिस्टम। पुस्तक और पाठक कार्ड का उपयोग। यूज ऑफ बुक एंड रीडर कार्ड्स। इसके अंदर पुस्तक, बुक एंड रीडर कार्ड का यूज किया जाता है। प्रत्येक पुस्तक के लिए एक पुस्तक कार्ड, बुक कार्ड होता है। हर बुक के लिए एक बुक कार्ड होता है। प्रत्येक पाठक के लिए एक रीडर कार्ड किया जाता है। इसमें 2 ही कार्ड होते हैं। 3 कार्ड सिस्टम किसने जारी किया था? SR रंगनाथन साहब ने किया था। नेवार्क चार्जिंग सिस्टम में 2 कार्ड था। दूसरा है, पहला फीचर क्या हो गया कि यूज ऑफ बुक एंड रीडर कार्ड। दूसरा हो गया हाथ से प्रविष्टि, मैनुअल एंट्री। पुस्तक इश्यू मतलब पुस्तक निर्गम यानी इश्यू के समय पुस्तक कार्ड को पाठक के कार्ड के साथ रखा जाता है। मतलब क्या किया जाता है? बुक दे रहे हैं हम किसी को, तो क्या हो, किसी पाठक को, तो उसका कार्ड ले लिया जाता है, रीडर कार्ड। और जो बुक का पॉकेट कार्ड होता है, बुक कार्ड होता है पॉकेट में से, बुक पॉकेट में से वो निकाल लेते हैं और उसको खाली बुक देते हैं। तो बुक और बुक कार्ड है और रीडर कार्ड है, उन दोनों को एक साथ एक जगह रखा जाता है। उसके बाद क्या है? पुस्तक की विवरणी मतलब डेट, टाइटल, एक्सेशन नंबर पुस्तकालय रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं। ठीक है। तीसरा है रिकॉल और नवीनीकरण। रिकॉल एंड रिन्यूअल। पुस्तक की नियत तिथि, ड्यू डेट पूरी होने के बाद पुस्तक लौटाई जाती है। पाठक पुनः उसी पुस्तक को लेना चाहे तो रिन्यूअल किया जा सकता है। मतलब जब उसकी ड्यू डेट आती है तब वो क्या नाम है, पुस्तकालय में जमा करा के दोबारा से अगर बुक लेना चाहते हैं तो रिन्यूअल यानी रीइश्यू करवा सकता है। अब क्या है चौथा पॉइंट? दंड प्रणाली, फाइन सिस्टम। विलंब से लौटाई गई पुस्तकों पर जुर्माना लगाया जाता है। जो बुक ड्यू डेट से बाद में लाई जाती है उस पर जुर्माना लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उस समय में कोई ऐसा हो सकता है कि कोई पाठक इग्नोरेंस के कारण बुक ले जाए और घर पे ले जाके रख ले, और वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। न तो उस पाठक को कोई पुस्तक मिलेगी, न पुस्तक को उसका पाठक मिलेगा। तो इसमें क्या टाइम वेस्ट होगा सबका, इसलिए इतने दिन वो घर पे पड़ी रही तो क्या नाम है उस बुक को और कोई भी पढ़ सकता था। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि फाइन सिस्टम लगाया जाता है। इन दिस सिस्टम बुक एंड रीडर कार्ड्स आर यूज्ड। नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में बुक एंड रीडर कार्ड्स आर यूज्ड। एंट्रीज आर मेड मैनुअली। एंट्रीज हाथ से लिखी जाती है। एंड फाइन्स आर इम्पोज्ड फॉर लेट रिटर्न्स। और अगर लेट रिटर्न किया है, बुक को लेट दिया है लाइब्रेरी के अंदर दोबारा से, तो क्या होगा कि उसको फाइन लगाया जाएगा।
नेवार्क प्रणाली की कार्यप्रणाली, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ नेवार्क सिस्टम। इश्यू प्रोसेस, पुस्तक कार्ड को निकालकर पाठक के कार्ड में संग्रहित किया जाता है। क्या है, बुक कार्ड को निकाल के रीडर कार्ड के साथ एक जगह रखा जाता है। पुस्तक पर निर्गम की तारीख की मुहर लगाई जाती है। जो बुक है उसके ऊपर इश्यू डेट की स्टैंप लगाई जाती है। पुस्तक कार्ड पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता है। बुक कार्ड लाइब्रेरी में रीडर कार्ड के साथ सुरक्षित रखा जाता है। अब रिटर्न के दौरान, रिटर्न प्रोसेस में क्या होता है, जब पाठक पुस्तक लौटाता है तो पुस्तक की निर्गम प्रविष्टि की जांच की जाती है। अब क्या है, जो हमने इश्यू की थी उसकी एंट्री की जांच की जाती है। पुस्तक कार्ड को वापस पुस्तक में रखा जाता है। जो बुक कार्ड हमने निकाल के हमारे पास रखा था रीडर कार्ड के साथ, तो क्या करते हैं, अब जो बुक हमारे पास आ गई तो उसका बुक पॉकेट है, उसके अंदर बुक कार्ड डाल देंगे हम। और उसके बाद क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो रीडर कार्ड है वो रीडर को दे देंगे और बुक ले लेंगे। और यदि देरी से हुई, बुक को देने में देरी हुई, तो पाठक को जुर्माना भरना पड़ेगा। ये जुर्माना भरना पड़ता है। इन द इश्यू प्रोसेस द बुक कार्ड इज स्टोर्ड विद द रीडर्स कार्ड and the due date is stamped. In the return process, the entry is verified and the book card is returned to the book. नेवाक प्रणाली के फायदे, ये क्या है, ये सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव थी, यानी सरल और लागत प्रभावी, कम संसाधन में लागू की जा सकती है। पहली बात तो ये थी। दूसरी क्या है, मैनुअल रिकॉर्डिंग, बिना किसी तकनीकी प्रणाली के भी निर्गम और आगमन किया जा सकता है। और तीसरा है सूटेबल फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज, कम संसाधनों वाले पुस्तकालयों के लिए बेहतर प्रणाली। जिन लाइब्रेरीज के अंदर कम रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए ये अच्छी प्रणाली थी, मतलब अच्छी लाभदायक या बेनिफिशियल। द सिस्टम इज सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल रिसोर्सेज, मेकिंग इट डील फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज। अब लिमिटेशंस ऑफ नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, मैनुअल एंट्री होने के कारण अधिक समय लगता है। मैनुअल प्रविष्टि या मैनुअल एंट्री करते समय इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब दूसरा है त्रुटियों की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, क्यों, हाथ से प्रविष्टि करने के कारण गलतियों की संभावना रहती है। दूसरा डिफ़िकल्ट डाटा मैनेजमेंट, बड़े पुस्तकालयों में डाटा व्यवस्थित रखना चुनौतीपूर्ण होता है। दिस सिस्टम इज टाइम कंज्यूमिंग, प्रोन टू मैनुअल एरर्स एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज इन लार्ज लाइब्रेरीज। अब द नेवार चार्जिंग सिस्टम वॉज वाइडली यूज्ड इन द पास्ट, बट with technological advantages it has replaced by automated system। मतलब नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम क्या है, पहले बहुत ज़्यादा संख्या में यूज किया जाता था जब तक टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी। अब उसके बाद में जब ऑटोमेटिक सिस्टम आया तब नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम का यूज होना बंद हो गया। अब अगला है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी, डिस्कस मेजर फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी। कार्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, कार्मिक प्रबंधन के कार्यों को सापेक्ष में बताएं। पर्सनल मैनेजमेंट डील्स विद हायरिंग, ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग लाइब्रेरी स्टाफ। जो कार्मिक प्रबंधन है वो किसके साथ डील करता है, जो स्टाफ है उसको हायर करना, मतलब उसको बुलाना, उसको मतलब नौकरी देना या नौकरी पे रखना, फिर उसकी क्या करना, ट्रेनिंग करवाना, और उसके कार्य को क्या करना, सुपरवाइज करना। ये सारे काम कौन करता है, किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट यानी कार्मिक प्रबंधन। फंक्शन क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट, हायरिंग स्किल्ड लाइब्रेरियंस, मतलब जिनके अंदर क्या हो, नॉलेज हो, ऐसे लाइब्रेरियन को हम हायर करें या रखें हमारी लाइब्रेरी में काम करने के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन्हेंसिंग स्टाफ स्किल्स, ये हो गया। तीसरा है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग एम्प्लॉय एफिशिएंसी। चौथा है सैलरी एंड प्रमोशन, इंश्योरिंग फेयर पे एंड कैरियर ग्रोथ।
ये सारा। अब परिचय क्या है देखो, कार्मिक प्रबंधन, वो मैंने स्टार्टिंग में ये जो इंग्लिश में लिखा है ये हर एक में लिखा है, तो ये क्या है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म है, इसके बाद में मैंने एक्सप्लेन किया है आगे। जैसे कि पर्सनल पर्सनल कार्मिक प्रबंधन या पर्सनल मैनेजमेंट, पुस्तकालय के कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और कार्य विभाजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रबंधन प्रक्रिया है। किससे रिलेटेड? जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इवेल्युएशन एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है। यह पुस्तकालय की प्रभावशीलता और सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड एफिशिएंसी द क्वालिटी इन लाइब्रेरी सर्विसेज। कार्मिक प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट। पहला क्या है? पुस्तकालय कर्मियों की सही नियुक्ति और प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। दूसरा है जो भी मतलब पहला है पुस्तकालय में जो भी स्टाफ आएगा उसकी नियुक्ति और ट्रेनिंग करवाना। दूसरा, कर्मचारियों की प्रभावशीलता और उत्पादकता बढ़ाना, मतलब जो भी स्टाफ है उसकी इफ़ेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। वो ट्रेनिंग वगैरह कराने से, उसको मोटिवेटेड रखने से और वर्क फ्रेंडली यानी कार्य करने से के लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करना। पुस्तकालय की सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, जो लाइब्रेरी सर्विसेज है उनकी क्वालिटीज़ को अच्छी करना। और उसके बाद है चौथा है कर्मचारी समस्याओं का समाधान और प्रोत्साहन प्रणाली विकसित करना, मतलब जो स्टाफ से की प्रॉब्लम से उनका क्या करना, समाधान करना और प्रोत्साहन प्रणाली विकसित करना, जिससे क्या हो कि आसानी से इश्यूज रिजोल्व हो सकें। पर्सनल मैनेजमेंट इंश्योर्स प्रॉपर रिक्रूटमेंट, इनहेंसेस स्टाफ एफिशिएंसी, इम्प्रूव्स सर्विस क्वालिटी एंड रिजोल्व्स एम्प्लॉय इश्यूज। अब अगला है मेजर फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। द मेजर फंक्शंस इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सैलरी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, वर्क डिवीजन, डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। ये सारे क्या हैं? इसके फंक्शन है कार्मिक प्रबंधन के, मतलब पर्सनल मैनेजमेंट के क्या क्या हैं? एक तो रिक्रूटमेंट करवाना, ट्रेनिंग करवाना, सैलरी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर। ये सारे काम किसके हैं? पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब ये देखो इनके फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ। मेजर फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, पहला क्या है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पुस्तकालय के लिए उपयुक्त कर्मियों की पहचान और चयन करना। दूसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी को नवीनतम तकनीकों और सेवाओं से प्रशिक्षित करना। तीसरा है वेतन और लाभ, सैलरी एंड बेनिफिट, कर्मचारियों को उचित वेतन और भत्ते प्रदान करना। चौथा है प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कर्मचारियों की कार्यक्षमता की समीक्षा करना और उन्हें प्रेरित करना। पांचवा है कार्य विभाजन और जिम्मेदारी, वर्क डिवीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुस्तकालय संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए कर्मचारी को अलग अलग कार्य सौंपना। अगला है अनुशासन और प्रेरणा, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, अनुशासन बनाए रखना और कर्मचारी को प्रेरित करना। अगला है कर्मचारी कल्याण, एम्प्लॉय वेलफेयर, कर्मचारी के हितों और आवश्यकताओं का अध्ययन करना। ठीक है, ये सारे किसके काम होते हैं? पर्सनल मैनेजमेंट के। अब ये इसके फ़ायदे बताओ क्या है? कार्मिक प्रबंधन के फ़ायदे, पुस्तकालय में सुधार और दक्षता बढ़ती है, लाइब्रेरी में इम्प्रूवमेंट आता है और जो भी एफिशिएंसी है वो बढ़ती है लाइब्रेरी की। कर्मचारी के बीच सामंजस्य और सहयोग बढ़ता है, मतलब जो भी लाइब्रेरी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और सहयोग बढ़ता है, सहयोग भावना बढ़ती है एक दूसरे के लिए। बेहतर सेवा वितरण और पाठकों की संतुष्टि सुनिश्चित कर होती है। It improves library efficiency, enhances staff coordination and ensures better service delivery। इसका कंक्लूजन क्या है? एक कुशल पुस्तकालय प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्मिक प्रबंधन आवश्यक है।
यानी इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर इफिशिएंट लाइब्रेरी ऑपरेशंस। यह न केवल कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाता है बल्कि पुस्तकालयों की सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। यानी इट ओनली मतलब एंड इम्प्रूव्स सर्विस क्वालिटी, ये भी करता है। ये समझ गए आप? ठीक है कि एक कुशल पुस्तकालय प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्मिक प्रबंधन आवश्यक होता है। यह न केवल कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाता है यानी इफिशियंसी को बढ़ाता है, बल्कि लाइब्रेरी की सेवाओं की गुणवत्ता, जो लाइब्रेरी सर्विसेज है उसकी क्वालिटीज़ को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम्स के लिए।